नमस्कार। एक नई श्रृंखला का आरंभ हमने किया था, ठाट राग पद्धति। ये ठाट राग पद्धति के अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको बिलावल ठाट से हमने परिचय कराया और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न ठाटों के अंतर्गत जो विभिन्न राग आते हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ठाट राग पद्धति यानी ठाट किस ठाट से जो है राग उत्पन्न हुआ है, राग का जन्म हुआ है। और ठाट को हम अक्सर थाट या ठाट या इंग्लिश में THAT ठाट, इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो ठाट या थाट एक ही चीज़ है। कहीं कहीं पर मेल शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मेल शब्द जो है इसके लिए पहले प्रयोग किया जाता था। और कर्नाटक संगीत में जो है पंडित वेंकट मक्खी जो रहे, एक बहुत बड़े विद्वान और संगीत शास्त्री रहे हैं, उन्होंने 72 मेलों का जिक्र किया अपने ग्रंथ चतुर्दंडिक प्रकाशिका में, जिसमें कि उन्होंने विभिन्न रागों को 72 मेलों के अंतर्गत जो है उन्होंने उनका विभाजन किया। तो हम इसको कह सकते हैं कि 72 कैटेगरीज़ या 72 जो है स्पेसिफिक उनका नाम देकर उन्होंने 72 अलग अलग विभागों में जो है रागों का को विभाजित किया। ये जो 72 मेल थे, इन मेलों में से 19 मेल जो हैं उन्होंने प्रयोग किए, बाकी तो थे, लेकिन अधिकतर जो प्रयोग में हुए वो 19 मेल थे। इसी प्रकार उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक बहुत महान जो है विद्वान हुए हैं पंडित भातखंडे जी, जिनके हम आज के संदर्भ में हम कहें तो दो विभूतियाँ उत्तर भारतीय संगीत क्षेत्र में रहीं। वो हैं पंडित भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। ये दो ऐसी विभूतियाँ रहीं जिन्होंने जो आज के दौर में एक साधारण परिवार से, साधारण परिवार का अर्थ ये नहीं कि उसकी आय कितनी है, साधारण परिवार मतलब कि पहले संगीत को एक करियर के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में सामान्य परिवार के लोग नहीं लिया करते थे। इसके बहुत से सामाजिक कारण रहे या क्या कारण है उन पर मैं नहीं जाती, लेकिन संगीत को करियर लेकर उसको आगे बढ़ाना ये परिवारों में विशेषकर महिलाओं के लिए इतना नहीं मिलता था उनमें। तो एक पाठ्यक्रम के रूप में उसको लेकर आना, या हम कहें आजकल जो संस्थागत संगीत शिक्षण पद्धति है उसके रूप में लेकर आना, और शास्त्रीय संगीत को जो है जनमानस के लिए सुगम, सहज और समझने वाला, यानी उसको आसानी से उसको समझकर करने का प्रयास, और इसके साथ साथ बंदिशों का संग्रह और स्वरलिपि पद्धति, इस प्रकार से जो है ये बहुत बड़ी देन जो है इन विभूतियों के द्वारा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को मिली है, जिसके हम कहते हैं कि हम बहुत ऋणी हैं इन विभूतियों की। तो पंडित भातखंडे जी की मैं बात करती हूँ। उन्होंने दशविध ठाट पद्धति जो है वो बताई, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये दशविध ठाट पद्धति के अंतर्गत 10 ठाटों के अंतर्गत अलग अलग रागों का विभाजन किया गया, और ये विभाजन उन रागों में जो स्वरों की जो स्थिति थी, यानी कि वो स्वर शुद्ध है या कोमल है या तीव्र है, उनके आधार पर जो है इन ठाटों में, यानी इन कैटेगरीज़ में, इन विभागों में जो है रागों को विभाजित किया गया। जैसे कि एक साधारण उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे भारत में विभिन्न प्रांत हैं, तो राजस्थान प्रांत के अंतर्गत या हम के उत्तर प्रदेश प्रांत के अंतर्गत वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, वो कुछ चीज़ें जो एक संस्कृति को बनाती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रांत को जो है उसको इमेजिन किया गया होगा और उस प्रांत को राजस्थान नाम दिया गया। इसी प्रकार से उड़ीसा है, केरल है, मध्य प्रदेश है। तो ये जो प्रांत है, इनकी जब हम किसी प्रांत का नाम लेते हैं या उसके विषय में सोचते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान, ये जो विशेषताएं हैं वो सामने आती हैं।
और हम यदि किसी व्यक्ति को दिल्ली में भी सुनते हैं या मुंबई में भी सुनते हैं, वो राजस्थानी भाषा बोल रहा है या उसका खान पान, उसकी जो घर का जो एक एटमॉस्फेयर है या उसकी अपनी पर्सनल जो एक जो उसका जो रहन सहन, भाषा, उसका पहनावा, ये जो चीज़ें हैं या हम कहें उसकी जो एक संस्कृति, उसकी जो संस्कार है या रीति रिवाज जो है, उसको ध्यान में रखते हम कहते हैं रहते तो ये व्यक्ति मुंबई में है लेकिन ये राजस्थानी है, तो हम सीधे उनको राजस्थान के ठाट में डाल देते हैं, यानी कि राजस्थान प्रांत में डाल देते हैं। ऐसे ही रागों में जो स्वर हैं और स्वरों की जो स्थिति है, यानी वो शुद्ध हैं या कोमल हैं या तीव्र हैं, इनको ध्यान में रखते हुए उनको 10 ठाटों में से जहाँ वो मैच कर रहा है, यानी कि यदि किसी ठाट में निषाद कोमल है किसी राग में, तो हम कहते हैं कि ये खमाज ठाट के अंतर्गत इसको डाल दिया जाए। तो ऐसे पंडित भातखंडे जी ने दशविध ठाट पद्धति जो है यानी 10 ठाटों को बताया है, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम इन्हीं ठाटों के अंतर्गत जो अलग अलग राग आते हैं उनके बारे में आपको उनका शास्त्र पक्ष और उनका क्रियात्मक पक्ष दोनों हम आपको बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे बिलावल थाट की। बिलावल थाट के अंतर्गत सबसे पहले राग बिलावल के विषय में या हम शुद्ध बिलावल के विषय में आपको इससे पहले की जो श्रृंखला है उसमें आपको विस्तार से हमने आपको बताया। इस श्रृंखला यानी आज की श्रृंखला में हम आपको अलहैया बिलावल राग के विषय में बताएंगे। तो अलहैया बिलावल जैसे कि शब्द ही बताता है, बिलावल उसमें लगा है, तो वो बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। बिलावल थाट के बारे में हम कहें तो बिलावल थाट सारे शुद्ध स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, सारे स्वर शुद्ध हैं। ये आया आपका बिलावल थाट। अब हम अलहैया बिलावल की बात करते हैं। अलहैया बिलावल बिलावल थाट का राग है, संपूर्ण जाति का राग है, दिन का प्रथम प्रहर कहा जाता है इसको, गाने बजाने का समय, या हम कहें कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के समय, कुछ विद्वान इसका द्वितीय प्रहर भी कहते हैं, दिन का द्वितीय प्रहर, उस समय गाया बजाया जाता है। और इस राग में सभी स्वर शुद्ध है, लेकिन निषाद के 2 प्रकारों का यानी 2 स्वरूपों का प्रयोग होता है। तो निषाद जो है स्वाभाविक है कि निषाद या तो शुद्ध होगा या कोमल होगा, तीव्र निषाद तो होता नहीं। तो इसीलिए इस राग में शुद्ध निषाद भी है और कोमल निषाद भी है। तो जैसे एक नियम है शास्त्रीय संगीत का कि शुद्ध प्रकार जो है वो आरोह में होगा और कोमल प्रकार क्या है, अवरोह में। तो यहाँ पर विशिष्टता ही यही है जो उसको अलहैया बिलावल बनाती है या बिलावल राग से अलग करती है। तो वो है उसका निषाद का प्रयोग होना, निषाद का कोमल रूप में प्रयोग होना, अवरोह में प्रयोग होना, और वो भी 2 धैवतों के बीच में प्रयोग होना। तो ये इसको बिलावल राग से अलग करता है। अब आपका प्रश्न ज़रूर होगा कि आपने कह दिया कि ये बिलावल से अलग है, तो ये बिलावल थाट में क्यों है? ये प्रश्न स्वाभाविक है, विद्यार्थी पूछते हैं। हम किसी राग में जब देखते हैं कि थाट के अंतर्गत डालना है तो हम उसको पहले इसको स्वर देखते हैं, तो स्वरों के हिसाब से भी हम देखते हैं, दूसरा उसका चलन भी देखते हैं। तो ये तो एक छोटी सी विशेषता है कि उसमें कोमल निषाद का प्रयोग होना, लेकिन बाकी का जो पूरा चलन है वो उसका बिलावल से मिलता है। तो इसीलिए इसको अलहैया बिलावल कहा जाता है। इसका आरोह अवरोह देखिए कैसे है। सा ग म रे ग पा पा नी धा सा सा नी धा नी धा पा धा ग म रे ग पा म ग म रे सा। फिर से
सा गा मा रे गा पा नी धा सा सा नी धा नी धा पा धा गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। तो ये तो इसका आरोह अवरोह था। अब दूसरा प्रश्न जो आपके मन में आएगा वो है कि ये सीधा सीधा क्यों नहीं जाता, या हमने इसको संपूर्ण जाति का बोला है तो ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है। सा गा म रे गा पा ये ऐसे क्यों नहीं जाता, सा रे गा मा पा द नी सा ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, नी द सा इस प्रकार से क्यों जा रहा है। तो देखिए ये राग जो है तो संपूर्ण जाति का, लेकिन वक्र है, यानी ये इसकी चाल ही टेढ़ी मेढ़ी है। सा गा म रे गा पा गंधार का वक्र प्रयोग है। तो ये तो इस राग की खासियत है, इस राग की विशेषता है। वरना यदि हम सीधे इसको इस प्रकार से गाएं, सा रे गा मा पा द नी सा सा नी ध नी द पा मा गा रे सा। तो जैसे हमने कहा कि राग संपूर्ण है तो बिल्कुल गलत तो नहीं है कि बिलावल कि उससे जा रहा है, लेकिन किसी भी राग का जो है स्वरूप जो है उसके चलन से सामने आता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का हम शक्ल दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दें, या हम उसका एक बुत बना के खड़ा कर दें, या जैसे कि आप कहते हैं ना कि एक किसी का वैक्स में उसका उसका बुत बना के खड़ा कर दिया वैक्स म्यूज़ियम में, जो है हूबहू हमने किसी कलाकार को किसी भी व्यक्ति को जो है वैक्स से बना के खड़ा कर दिया। अब देखने में एकदम भ्रमित हो गए कि ये अमुक व्यक्ति ही है, लेकिन उसमें तो वो बात है ही नहीं, उसमें उसकी वो क्वालिटीज़ नहीं है। वो चाहे बिल्कुल डुप्लीकेट हो, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उस व्यक्ति का बात करने का तरीका, उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज उसका है, या उसकी जो आदतें हैं, वो कैसे अपनी आँखों को, कैसे अपने शरीर को, कैसे अपने चेहरे को में जो एक अभिव्यक्ति लेकर आता है जब वो बात करता है, या उसका व्यवहार क्या है, वो उसका उठना बैठना चलना, उसकी आदतें, ये जो चीज़ें हैं ये उस व्यक्ति को संपूर्ण बनाती हैं, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी बनाती हैं। महज उसका एक फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो उसको पूरी तरह से वो व्यक्ति को सामने आपके नहीं ला सकता। ऐसे ही राग है, रागों में उनका जो चलन है, यानी स्वरों को किस प्रकार से गाया जाए, किन स्वर संगतियों के साथ गाया जाए और कैसे उसका प्रयोग है। जैसे मैंने बोला कि गांधार इसमें वक्र है, सा गा मा रे गा पा। आप देखिए कितने सारे गा मा पा, ये कभी कभी हम सपाट तानों में इस प्रकार से ले लेते हैं, लेकिन राग का जब विस्तार करते हैं तो बेहतर है कि हम उसकी चलन को पहले सामने रखें और तब उस राग को गाए या बजाए। तो समझ कर, मैं बार बार कहती हूँ, राग को समझिए। राग खुद कहता है कि मैं ऐसा हूँ और मुझे जैसा हूँ उस प्रकार से मुझे गाओ या बजाओ। तो ये जो एक तरीका है, इसको चलन के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो अब हमने जैसे आपको बताया कि ये राग जो है इसका आरोह अवरोह है, उसमें मात्र डिफरेंस क्या है बिलावल के हिसाब से हम देखें तो सा नी धा नी धा पा, ये जो कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है दोनों धैवत के बीच में, धा नी धा पा, ये इसकी इतनी बड़ी विशेषता है कि ये जो है इसको अलहैया बिलावल बना देती है। और आज के समय में अलहैया बिलावल इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा लोग उसको गाते हैं कि लोग बिलावल जो है वो कहीं पे
उसके तुलना में उसका प्रचलन कम हो गया है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि बिलावल कहते ही लोग कहते हैं अलैया बिलावल, वो ऑटोमेटिकली अलैया बिलावल गाने लगते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि बिलावल भी आना बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिलावल आएगा तो अलैया बिलावल हम बहुत आसानी से गा लेंगे। तो जैसे मैंने आपको इसका आरोह अवरोह बताया, आरोह अवरोह के बाद इसकी पकड़, गा मारे गा पा धा नी दा पा नी दा सा, ये जो एक फ्रेज है गाने का, ये इस राग को सामने रख देता है। यदि हम इतना भी कहें गा मरे गा पा दा नी दा पा, तब भी अलैया बिलावल बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ये इतनी खूबसूरत एक स्वरों का एक समुदाय है जो कि राग को उसकी पहचान दिलाता है, उस राग को अन्य रागों से अलग करता है। बिलावल ठाट के अंतर्गत आने वाले राग बिलावल, अलैया बिलावल, देवगिरी बिलावल, ऐमनी बिलावल, शुक्ल बिलावल, इस प्रकार से बहुत से प्रकार बिलावल ठाट के अंतर्गत। इसके अलावा और भी राग हैं जिसमें कि बिलावल शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन वो बिलावल ठाट के अंतर्गत आते हैं। तो इन रागों के बारे में धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको उनको बताने का प्रयास करें। तो राग का आरोह अवरोह हो गया, राग की पकड़ हो गई, राग की जो विशिष्टता है कि उसका वक्रत्व जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको बताया। अब राग के थोड़े से चलन को लेंगे और फिर राग के कुछ पलटों को लेंगे, लेकिन चलन और पलटों से पहले हम एक छोटी सी बंदिश क्यों ना गुनगुना लें, क्योंकि बंदिश को गाने से, देखिए बंदिश क्या है, स्वर पद और ताल का समन्वय है। कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थी लोग जो हैं, जब उनको वो 2 या 3 या 4 रागों को गा रहे होते हैं तो वो एक राग से दूसरे राग में जाने में उनको प्रॉब्लम होती है। ये मैं बहुत साधारण बात बता रही हूँ जो अक्सर विद्यार्थियों को होती है, क्योंकि ये जो यूजीसी व्यास चैनल के अंतर्गत जो ये श्रृंखला है, आपको जो व्याख्यानों की श्रृंखला दी जाती है, ये जो है विद्यार्थियों के लिए ही जो है उनके पाठ्यक्रम को ही लेते हुए ये व्याख्यान तैयार किए जाते हैं। हाँ, संगीत एक ऐसा विषय है कि मात्र जिसके पास विषय है उसी के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए संगीत जो है वो बहुत ही एक प्रिय विषय है। तो हम बात कर रहे थे अलैया बिलावल की। अलैया बिलावल की जो विशिष्टताएं हैं वो हम ऐसे उसको बार बार अभ्यास करेंगे या हम उसको याद करेंगे, रटेंगे, तो शायद इतने आसानी से नहीं हो पाएगा। और अचानक से हमें बोल दिया जाए कि आप ये राग गाए और उससे पहले हमने यदि कोई दूसरा राग सुना है या गाया है तो हम थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी पहले एक बंदिश देखते हैं, और बंदिश गाने से क्या होता है कि वो राग के स्वर आपके मस्तिष्क में घूमने शुरू हो जाते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उसके बाद जब आप राग के चलन या आपके आरोह अवरोह या उसके विस्तार पर, उसके पलटों पर आएंगे तो आपके लिए एक थोड़ा सुगम हो जाता है। तो पहले इसीलिए बंदिशों को याद कर लेना चाहिए और उनको पहले थोड़ा सा गुनगुना लेना चाहिए। उसके बाद हम यदि हम देखें कि उसका परिणाम ये होता है कि आपको राग जो है वो आसानी से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आरोह अवरोह के बाद पकड़ की, उसका हम एक छोटी सी बंदिश का उदाहरण आपको देते हैं। झपताल की बंदिश है। लगान लागे मोहे, लगान लागे मोहे, श्याम सुंदर सो, श्याम सुंदर सो, कालिंदी के तीरा, कालिंदी के तीरा
लागे मोहे लगान लागे मोहे लगन लागे लगन लागे मोहे श्याम सुंदर सो कालिंदी के किराने काशी आए घर सोल गान लागे को जाना भीरा भावरन के भारी को जाना भीरा भावरन के भारी को जाना भीरा भावरन के भारी अनाग रागा को ओ गवा आसु घर सो लगान लागे लगन लागे मोहे लगन लगन लागे मोहे लगन लागे लगान लागे मोहे। तो ये उदाहरण के तौर पे एक बंदिश आपको बताई थी, झपताल की बंदिश थी। अनंग रंग मुद्रा में आचार्य बृहस्पति द्वारा जो है ये बंदिश का निर्माण किया गया या उनकी रचना हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि राग के चलन की, कि राग की चाल क्या है, यानी राग को किस प्रकार से व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एक्सप्लोर द राग। अब राग को कैसे एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये ही एक ऐसा विषय है जहाँ पर विद्यार्थी कहीं ना कहीं अटकते हैं। वो कहते हैं कि हमें आरोह अवरोह में पता चल गया, हमें इसकी पकड़ भी पता चल गई, इसकी विशेषताएं भी पता चल गई, ये लेकिन फिर भी हम इसमें स्वरों को लेके विस्तार कैसे करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंदिश में जब हम कोई भी राग विलंबित किया, द्रुत की बंदिश या मध्यलय की बंदिश गाएं, तो उसे विस्तार बेहद बेहद ज़रूरी है। तभी तो यही तो एक क्रिएटिविटी है, यही तो रागनी की या रागदारी संगीत की एक विशिष्टता है। तो हम इसकी अगली की श्रृंखला में आपको इस राग के चलन और इस राग के कुछ पलटों का जो है परिचय आपको कराएंगे। नमस्कार।